नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एरीन्स ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के 24वें लेक्चर में मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा। हम लोग पिछले लेक्चर से अभिविन्यास निर्धारण विधि पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी द्विप्रतिस्थापी बेंजीन में जो दो क्रियात्मक समूह या सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े रहते हैं, उन दोनों की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति ऑर्थो होती है, मेटा होती है या पैरा होती है। इसका निर्धारण करने की विधियां हम पढ़ रहे हैं अभिविन्यास निर्धारण विधियों के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने कॉर्नर की विधि और ग्रीस की विधि पढ़ ली है। कॉर्नर विधि और ग्रीस विधि के अंदर हमने देखा था कि कॉर्नर विधि में जहां एक द्विप्रतिस्थापी बेंजीन को त्रिप्रतिस्थापी बेंजीन में परिवर्तित करके त्रिप्रतिस्थापी बेंजीन के कुल समावयवियों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, उस आधार पर उसका अभिविन्यास का निर्धारण किया गया था। इसी तरह से ग्रीस विधि के अंदर एक त्रिप्रतिस्थापी समावयवों से द्विप्रतिस्थापी समावयवी प्राप्त करके अभिविन्यास निर्धारण किया गया था। लेकिन उन दोनों ही विधियों में कमी ये थी कि पहली कंडीशन तो ये कि दोनों विधियों में जो भी समूह जुड़े हुए रहते हैं वह समान होने चाहिए। अर्थात द्विप्रतिस्थापी बेंजीन या त्रिप्रतिस्थापी बेंजीन में जिन दो समूहों का हम अभिविन्यास निर्धारण करना चाहते हैं वो दोनों समूह समान होने चाहिए। यदि वह समूह अलग अलग होते हैं तो बनने वाले द्विप्रतिस्थापी अथवा त्रिप्रतिस्थापी समावयवियों की मात्रा या संख्या प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग समूह होने पर उनके दिष्टकारी प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। कई बार द्विप्रतिस्थापी या त्रिप्रतिस्थापी समावयवी बनना संभव नहीं हो पाता, या कई बार मिश्रण में से उन समावयवियों को एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं हो पाता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी विधि, आपेक्षिक विधि, रिलेटिव मेथड जिसको हम कह सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत जिस अज्ञात यौगिक का विन्यास हमें ज्ञात करना होता है उसको या तो किसी ज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक से प्राप्त करते हैं, मीन जिसका अभिविन्यास हमें से पहले से पता हो, या उस यौगिक को किसी ज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। मीन्स जिस भी अननोन कंपाउंड का ओरिएंटेशन हमें ज्ञात करना होता है तो उसको या तो हम नॉन कॉन्फ़िगरेशन, नॉन ओरिएंटेशन वाले यौगिक से प्राप्त करते हैं या उसको नॉन ओरिएंटेशन वाले यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। ज़ाइलीन्स, ज़ाइलीन मीन्स बेंजीन के अंदर दो CH3 समूह एक दूसरे के सापेक्ष ऑर्थो मेटा पैरा स्थिति पे हों तो उसको ऑर्थोज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन और पैराज़ाइलीन कहते हैं। तो ज़ाइलीन के अंदर अभिविन्यास का निर्धारण इस प्रकार से किया जा सकता है। एक अज्ञात यौगिक आपको दिया हुआ है ज़ाइलीन, जिसका क्वथनांक इतना है 142 डिग्री है। यह KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण करने पर थैलिक अम्ल देता है, जो कि गर्म करने पर एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाता है। अब आप यहाँ देखें कि एक ज़ाइलीन है जिसका क्वथनांक इतना है 142, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं और उसके बाद इसको जब गर्म करते हैं तो हमें थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमने इस अज्ञात यौगिक को एक ज्ञात विन्यास वाले यौगिक में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हमें पता है, जिसके अंदर इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है। अब थैलिक एनहाइड्राइड बना किससे? थैलिक एसिड से, जिसके अंदर, और यह थैलिक एनहाइड्राइड तभी बन सकता है जब ये दोनों COOH समूह एक दूसरे के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति पे हों। तो दोनों COOH समूह यहाँ पर कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन के द्वारा थैलिक एनहाइड्राइड बनाते हैं। तो ये दोनों COOH समूह यहाँ पे कैसे आए? ऑक्सीकरण से। और हमें ये पता है कि ऑक्सीकरण के अंदर जब भी ऑक्सीकरण कराया जाता है तो जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है वो तो बचा हुआ रहता है, उसके अलावा बाकी के कार्बन हट जाते हैं। तो इसका मतलब CH3 ही है यहाँ पर, तो ये CH3 COOH में परिवर्तित हो गया, ये भी CH3 COOH में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब वो ज़ाइलीन जिसका क्वथनांक 142 डिग्री है, ऑक्सीकरण कराने के बाद गर्म करने पर जो एनहाइड्राइड देता है, उस ज़ाइलीन के अंदर दोनों CH3 समूह एक दूसरे के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति पे जुड़े हुए होंगे। तो इस प्रकार से इस ज़ाइलीन के अंदर दोनों CH3 समूह का अभिविन्यास हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात किया हमने? इसको हमने किसी ज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक में परिवर्तित
किया। इसी का जाइलिन का ही दूसरा उदाहरण है कि दूसरा जाइलिन है, उसको हम अभिविन्यास कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक को एक ज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक में ऊपर वाले की बात करें परिवर्तित किया गया था। अन्य समावयवी जो नीचे हम यहाँ देख रहे हैं यह है मेटाजाइलिन। इसका अभिविन्यास ज्ञात करने के लिए हम इसको किसी ज्ञात विन्यास वाले यौगिक मेसेटिलीन से बनाया जा सकता है। आप देखें पहले हमने क्या किया था, जो भी अननोन कंपाउंड था, अज्ञात यौगिक था, उसको हमने ज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक में परिवर्तित किया। यहाँ अब हम करेंगे कि एक ज्ञात विन्यास वाले अभिविन्यास वाले जो यौगिक है उसको हम इस अज्ञात यौगिक में परिवर्तित करेंगे। अब देखते हैं किस प्रकार से कि मेसेटिलीन के अंदर हमें पता है कि तीनों CH3 समूह एक दूसरे के सापेक्ष मेटा स्थिति पर 135 पोजीशन पे जुड़े हुए रहते हैं। यदि इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो मेसेटिलिनिक अम्ल हमें प्राप्त होता है, जो डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण कराने पर एक जाइलिन हमें देता है। अब इस पूरी अभिक्रिया के अंदर जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक CH3 समूह ऑक्सीकृत हो करके और विकार्बोक्सिलीकृत हुआ है, मतलब हट गया है यहाँ से, बाकी के दोनों CH3 समूह जैसे थे वैसे के वैसे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर मेसेटिलीन के अंदर 3 CH3 में से एक गायब हुआ। इसका मतलब ये जो दो समूह हैं वह एक दूसरे के सापेक्ष मेटा स्थिति पर होंगे। तो ज्ञात विन्यास वाले यौगिक से इसको हमने प्राप्त किया या इसका विन्यास ज्ञात किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इसमें जो हमें यौगिक प्राप्त होगा, जो जाइलिन प्राप्त होगी, वह या उसका विन्यास मेटा विन्यास होगा, या इसके अंदर दोनों समूह एक दूसरे के सापेक्ष मेटा स्थिति पे होंगे। तो ऑर्थोजाइलिन को हमने प्राप्त किया या उसका अभिविन्यास निर्धारित किया किसके आधार पर, कि उसको हमने किसी ज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक में परिवर्तित किया। जबकि मेटाजाइलिन का अभिविन्यास हमने कैसे पता किया, कि इसको हम किसी ज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से मेटाजाइलिन का हमने विन्यास ज्ञात किया। और तीसरा जो समावयवी बचेगा वह पेरा समावयवी ही होगा, मीन्स पेराजाइलिन होगा। चौथी विधि जो है वह है रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। तो कुछ यौगिकों का अभिविन्यास उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि कुछ अभिक्रियाएं केवल ऑर्थो व्युत्पन्न द्वारा ही दी जाती है, मेटा अथवा पेरा आइसोमर्स से नहीं। जैसे कि अभी हमने पिछली उसमें एग्जाम्पल में देखा था कि थैलिक अम्ल को गर्म करने पर ही एनहाइड्राइड बनता है, आइसोथैलिक या टरथैलिक अम्ल को नहीं। अर्थात इसको आप पीछे ले जाना चाहूँगा वापस। यहाँ आप देखिए कि ये जो थैलिक एसिड है जिसके अंदर दो COOH समूह एक दूसरे के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति पर जुड़े हुए हैं, यही एनहाइड्राइड बना सकता है। अगर ये दोनों COOH समूह यहाँ नहीं होकर के एक यहाँ है या यहाँ, मीन्स मेटा या पेरा स्थिति पे है, अर्थात टरथैलिक या आइसोटरथैलिक एसिड है, आइसोथैलिक एसिड है, तो वो दोनों हैं वह एनहाइड्राइड नहीं बनाएंगे। तो इसी प्रकार से ओ डाईएमीन, मतलब ये एक उदाहरण था कि थैलिक एनहाइड्राइड वाला, कि इसका मतलब एक समावयवी जैसे ऑर्थो समावयवी जो अभिक्रिया दे सकता है वह मेटा अथवा पेरा समावयवी नहीं दे सकता। तो इसी प्रकार ऑर्थो डाईएमीन बेंजीन या ओ डाईएमीनो बेंजीन, इसकी अभिक्रिया यदि हम करा के क्विनोक्सिलीन प्राप्त करना चाहें तो 1,2 डाइकार्बोनिल यौगिक के साथ, ये इसके साथ अगर अभिक्रिया होती है तो ऑर्थो समावयवी ही क्विनोक्सिलीन बनाता है। अर्थात क्विनोक्सिलीन के अंदर इस प्रकार से साइक्लेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में अभिक्रिया से, और NH2 मीन्स ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे बाहर निकल के नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ये बन रहा है, डबल बॉन्ड, और ये जो कंपाउंड बना उसमें क्विनोक्सिलीन हमें प्राप्त होता है। तो क्विनोक्सिलीन केवल ओ डाईएमीनो बेंजीन से ही प्राप्त हो सकता है, मेटा अथवा पेरा डाईएमीन से नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से ओ डाईएमीनो बेंजीन या ओ डाईएमीन ग्रुप का अभिविन्यास हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण है द्विध्रुव आघूर्ण विधि। सामान्यतया आधुनिक रूप से इस विधि के आधार पर विभिन्न समावयवियों के
अभिविन्यास को ज्ञात किया जाता है। तो इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण का मापन किया जाता है। तो सामान्यतया जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यह ऑर्थो समावयवी का, यह मेटा समावयवी और यह पैरा समावयवी का, द्विप्रतिस्थापी समावयवी का उदाहरण है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो प्रतिस्थापी यदि एक दूसरे के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति पे हैं तो उनके बीच का जो कोण है वह 60 डिग्री का होता है। इसी तरह दो प्रतिस्थापी यदि एक दूसरे के सापेक्ष मेटा स्थिति पे है तो उनके बीच का कोण 120 डिग्री का होता है, और यदि एक दूसरे के सापेक्ष पैरा स्थिति पे है तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ऐसे व्युत्पन्न या द्विध्रुव आघूर्ण विधि के द्वारा अभिविन्यास निर्धारण के अंदर हम विभिन्न समावयवियों का द्विध्रुव आघूर्ण नापते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर उनके समावयवियों के अभिविन्यास को हम बताते हैं कि ये ऑर्थो समावयवी है, मेटा समावयवी है अथवा पैरा समावयवी होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ऑर्थो, मेटा, पैरा, इनके बीच में प्रतिस्थापियों के बीच कोण 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री का होता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण मापन के लिए जो सूत्र हम काम में लेते हैं वो आप देखिए, म्यू स्क्वायर मीन्स म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, फॉर्मूला आपका ये है। तो यहाँ जो थीटा है वह इन प्रतिस्थापी समूह के बीच का कोण है, जो कि ऑर्थो में 60 डिग्री का, मेटा में 120 डिग्री का और पैरा के अंदर 180 डिग्री का होता है। और म्यू वन म्यू टू जो है वह दोनों प्रतिस्थापी समूहों के द्विध्रुव आघूर्ण का मान। तो म्यू वन म्यू टू का मान रखने के बाद में जब यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि दोनों प्रतिस्थापी समान हैं तो म्यू वन और म्यू टू दोनों समान होंगे, तो म्यू स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर, म्यू वन म्यू टू की जगह म्यू स्क्वायर हमने कर दिया। तो ये ऑर्थो स्थिति के लिए जो फॉर्मूला आता है, तो ऑर्थो समावयवी के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान एक समूह के आघूर्ण का √3 टाइम्स होता है। आप यूँ कह सकते हैं √3 म्यू, यह वैल्यू निकल के इसके अंदर आती है। इसी तरह से मेटा स्थिति पर यदि है तो कोस थीटा का मान आप यहाँ देख रहे हैं कि 60 का मान हाफ, यहाँ वैल्यू रख के निकाला तो यह मान ये आया। इसी तरह से मेटा स्थिति के लिए यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कोस 120 माइनस हाफ की वैल्यू यहाँ रख के जब मान ज्ञात किया गया अंत में तो यह मान आया म्यू। और पैरा स्थिति के लिए इसका मान आया 0, क्योंकि पैरा स्थिति के अंदर दो समूह जो कि एक दूसरे समान दिशकारी प्रभाव रखते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉएंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षीय, ये भी इलेक्ट्रॉन आकर्षीय, -i -m, यहाँ भी -i -m, तो दोनों एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसका मान 0 होता है। मेटा स्थिति के अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है उसका मान किसी भी एक समूह के द्विध्रुव आघूर्ण के मान के बराबर हो, जबकि ऑर्थो स्थिति में √3 टाइम्स वह किसी एक समूह के द्विध्रुव आघूर्ण के मान का होता है। तो यदि तीनों समावयवियों का द्विध्रुव आघूर्ण माप लिया जाता है तो इस फॉर्मूला के आधार पर, यहाँ जो हम मान देख रहे हैं उस मान के आधार पर उन समावयवियों के अभिविन्यास का निर्धारण आसानी से हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो समावयवी के लिए मान आता है 2.8 डिबाई, मेटा समावयवी के लिए 1.48 डिबाई और पैरा समावयवी के लिए 0। तो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो, मेटा, पैरा समावयवियों के जो द्विध्रुव आघूर्ण के मान प्राप्त होते हैं वो ये हैं। तो इन तीनों मान को हम कंपेयर करके यहाँ देखें तो यहाँ मान 0 आ रहा है, इसका मतलब जिस प्रतिस्थापी का 0 मान आ रहा है वह समावयवी पैरा होगा, जिसका 1.48 आ रहा है वह मेटा वाला होगा और जिसका 2.8 डिबाई आ रहा है वह ऑर्थो समावयवी होगा। वो इस वैल्यू के आसपास इस प्रकार से आ जाता है। तो अभिविन्यास निर्धारण के लिए द्विध्रुव आघूर्ण विधि का उपयोग करते हुए हम आसानी से द्विप्रतिस्थापी समावयवियों में अभिविन्यास का निर्धारण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं।